ओपन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि मतलब वेल नोन और ऐसे स्टैंडर्ड्स पे बने होते हैं जो कि इंडस्ट्री में पब्लिश्ड हो, जिनकी स्पेसिफिकेशंस पब्लिश्ड हुई हों इंडस्ट्री मार्केट के अंदर। ठीक है। और ये सिस्टम्स सिक्योरिटी वाइज भी मेच्योर होते हैं, और ये सिस्टम्स इनकी इंटीग्रेशन भी मेच्योरिटी इनकी इंटीग्रेशन की भी मेच्योरिटी होती है, क्योंकि ये सिस्टम्स रिव्यू के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो ओपनली अवेलेबल होती हैं कि इन्होंने कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं, तो कौन से स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके जो है ना इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। तो उसको रिव्यू के लिए ओपनली पब्लिक में अवेलेबल होते हैं। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से उसकी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना बूस्ट कर जाती है। ठीक है। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, और ये ये सिस्टम्स जो हैं वो सिक्योरिटी और ऑब्सक्योरिटी पे जो है ना वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। और इसका जो पहली चीज़ तो ये इनका ड्रॉबैक है, जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। जो दूसरा ड्रॉबैक होता है इनकी इंटीग्रेशंस का, कि चूंकि इनकी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स ओपनली पब्लिश नहीं होते, तो किसी को पता भी नहीं होता कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं किसी और सिस्टम के साथ, तो उसकी इंटीग्रेशन या तो होती नहीं है, या अगर होती है तो फिर वो उस लेवल पे, उस डिफिकल्टी उस ईज के साथ नहीं होती जितनी ओपन सिस्टम्स की हो जाती है। तो जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है ओपन सिस्टम का, वो ये है कि ये ओपनली इम्प्रूवमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। और मतलब ये था कि सिर्फ एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपके पास डैश का कोड ओपनली अवेलेबल है, आप उसको चेक करके उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। अभी तो खैर इम्प्रूवमेंट उसकी बात ही, क्योंकि अभी डिप्रिशिएट भी हो चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अ, आप उसका कोड देख सकते हैं, कोई भी बंदा देख सकता है, और उसके अंदर फर्दर रिकमेंडेशंस डालकर उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है। जो जो क्लोज सोर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसकी आप रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन डिपेंड होती है उसकी डेवलपर पे या इन्वेंटर पे। ठीक है। और वो उसकी उसके अंदर जो लूप होल्स हैं वो भी डिस्कवर्ड नहीं होते, क्योंकि उसको थाउजेंड्स ऑफ आईज नहीं देख रही होती। उसको सिर्फ वही लोग देख रहे होते हैं जिन लोगों ने उसको इन्वेंट किया होता है, या उसको बनाया होता है, या मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ये कह रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी बैड एग्जांपल है, लेकिन मेरे एनएसए ने प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स बनाए हुए इंक्रिप्शन के, और वो प्रोटोकॉल्स वो पब्लिश नहीं करते। वो अपने प्रोटोकॉल्स उनके लिए उन्होंने अपने यू नो क्रिप्टो एनालिस्ट क्रिप्टो एनालिस्ट रखे हुए हैं, जो कि इसको देखते हैं और रिव्यू करते हैं और उसकी वल्नरेबिलिटीज निकाल के उसको एड्रेस कर होते हैं। लेकिन वो अगेन उन लोगों तक ही महदूद है, बाकी दुनिया के लोग उसको देख के उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट फिर से लेकर आते हैं। जो प्रोप्राइटरी चीज़ें या क्लोज सोर्स होती हैं, या आपको सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वो एक मतलब एक फेक एक परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी होती है कि वो सिक्योर है, लेकिन एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं होती। एग्जाम्पल वही होती है कि आप घर की चाबी कारपेट के नीचे रख के आप जा रहे होते हैं, और आप ये ज्यूम करते हैं कि यार ये चाबी जो है ना कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी को क्या पता चाबी चाबी कारपेट के नीचे पड़ी होती है। ठीक है। लेकिन कोई ना कोई तो उठा सकता है फिर भी। तो जो क्लोज सिस्टम्स होते हैं उनकी यही एजम्पशन होती है। अच्छा, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर है, तो आई बिलीव ये लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। अच्छा ठीक है इमरान भाई, नो इश्यूज। मैं देखता हूँ कि बाकी लोग भी अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर ना फिर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। अमान भाई आप तो अवेलेबल हैं मेरे ख्याल में। जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। बस सही है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। फिर आप इमरान भाई आप काइंडली इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं इसको एड्रेस कर लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी इमरान साहब। ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जैसे ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना आता है। और हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स कौन सी होती है, उसमें सिक्योरिटी किस तरह से हमें एड्रेस करनी है।
इसके बाद मेरे ख्याल डेटाबेस सिक्योरिटी है और एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। तो मेरे ख्याल में एन्क्रिप्शन की काफ़ी है टाइम है इसमें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ना हमें इम्प्लीमेंटेशन देखनी होगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कौन-कौन सी होती हैं। आई आई बिलीव आप लोग सबको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेता हूँ ताकि अम, आपको आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इसको देखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आपके पास हो सकती है, सेंट्रलाइज़ भी हो सकती है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड में डिसेंट्रलाइज़ भी हो सकती है और एक ऑप्शन ऑफ है जो कि है जो ऑप्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, सब टाइप इसको कह सकते हैं। वो ये कि आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म है जिसका एक हेड ऑफ़िस है और उसके बाद तो उसके ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है? से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है? तो एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ये होती है कि आपके पास मेन डाटा सेंटर ये है और फिर ब्रांच ऑफ़िसेज़ में आपके पास छोटे सिस्टम पड़े हुए हैं। सो जो ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं वो डाटा सेंटर से कम्युनिकेशन करके मेन डाटा सेंटर से कम्युनिकेशन करके अपनी जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं वो कवर करा रहे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टोर है, ये स्टोर 2 है, ये स्टोर 3 है, कंट्री 1 से फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी 1, 2, 3 में है और ये आपके पास मेन कैपिटल सिटी में मौजूद है एक स्टोर और वो इस तरह से मैनेज करके डाटा सेंटर मेन डाटा सेंटर से ना कम्युनिकेशन करवा के सारी ट्रांज़ैक्शंस जो है ना वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? अब ये एक सेंट्रलाइज़्ड तरीका है कंप्यूटिंग का और इसमें सिक्योरिटी का क्या रोल है वो इस तरह से है क्योंकि आपका अ, मेन जो इक्विपमेंट है वो यहाँ नहीं बल्कि मेन डाटा सेंटर में पड़ा है, तो आपने सिर्फ़ इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, ठीक है? और इसकी सिक्योरिटी में आप सीआईए जो भी आपने देखनी है इसके अंदर वो देखना है, इसकी बैकअप देखना है, बैकअप डाटा सेंटर बैकअप साइट अगर बनानी है तो बैकअप साइट आप बना लें और उसके ऊपर भी सेम सीआईए लगाएँ जो कि आपने सीआईए कंट्रोल्स लगाएँ जो कि आपने प्राइमरी डाटा सेंटर पे लगाई हुई। ये आपके पास हो गई सेंट्रलाइज़्ड में। डिस्ट्रिब्यूटेड में आपके पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड में आपके पास में ये ऑप्शन है कि आपके पास मेन डाटा सेंटर नहीं है, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ये भी ब्रांच एक अलग है, ये ब्रांच अलग है, ये ब्रांच अलग है और ये सारी ब्रांचेज़ के ऊपर अलग-अलग आपके पास सिस्टम्स पड़े हुए हैं और ये सिस्टम्स जो हैं वो आपके कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डाटा लोकली अवेलेबल है और लोकली जो ना उसकी फ़ास्ट ट्रांज़ैक्शन भी होती है। यूज़ेबिलिटी बहुत यूज़ेबिलिटी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है इसमें, ठीक है? लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से व्यू से ये है कि आपका डाटा डिस्पर्स्ड है अभी 3 जगह पर और 3 जगह पर डाटा होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि आपको सिक्योरिटी 3 जगह पर देनी है, ठीक है? ये 3 जगह हैं जहाँ पर सिक्योरिटी आपको इंश्योर करवानी है, तीनों जगह पर क्या ये देनी है। पहली चीज़ तो ये आपने देखनी है, दूसरी चीज़ ये कि इन तीनों का आपको बैकअप भी करना है, ठीक है? और वो तीनों का बैकअप आप विदिन सिटी कर रहे हैं, एक ही सिटी के अंदर कर रहे हैं या किसी और सिटी के अंदर कर रहे हैं या आप हैफाज़त कर रहे हैं, व्हाटएवर जिस तरह से। लेकिन इसका बैकअप भी आपने मेंटेन रखना है, फिर उसकी बैकअप की सिक्योरिटी भी आपने तीनों की अलग से इंश्योर करवानी है। तो ये एक अलग से चैलेंजेज़ हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रिब्यूटेड में फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? डिस्ट्रिब्यूटेड में ये है आपके पास कि अ, जो सेंट्रलाइज़्ड है, इसमें ये ऑप्शन ये होता है कि आपके पास जो ब्रांच है वो सेंट्रल डाटा सेंटर को एक्सेस कर सकती है, किसी और ब्रांच को एक्सेस नहीं कर सकती। जो आपके पास डिसेंट्रलाइज़्ड है, डिसेंट्रलाइज़्ड में आपके पास ये है कि आपके पास जो ब्रांच है क्या कहते हैं जो आपके पास ब्रांच है, ये डाटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और इसके अलावा ये दूसरी ब्रांचेज़ के साथ भी ऑप्शनली कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूटेड में ये है कि सारी ब्रांचेज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें ये है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है विद अदर ब्रांचेज़ कम्युनिकेशन। इसमें आपके पास ऑल टू ऑल कम्युनिकेशन है। ठीक है? तो ये जो कम्युनिकेशन जितनी बढ़ती है ना, इसमें भी आपको सिक्योरिटी देखनी होती है कि कितनी कम्युनिकेशंस बन रही हैं, उस कम्युनिकेशंस को भी आपने सिक्योर करना होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आपके पास ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कवर करने होते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एक और एग्ज़ाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड की ही टाइप की एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इसमें सर्विस डिलीवरी टाइप की चीज़ों में हमने देखना होगा कि सिक्योरिटी वहाँ पर कैसे आती है, ठीक है?
इसमें 3 मॉडल्स हैं सर्विस डिलीवरी मॉडल्स। एक है SaaS, PaaS और IaaS। आई बिलीव ये आपको पता होगा, मैं रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि क्लाउड अब आई बिलीव हर किसी को अभी थोड़ा पता ही है कि क्या चीज़ें हैं ये। ओके, SaaS मॉडल आपके पास IaaS से स्टार्ट करते हैं हम। IaaS आपके पास एक ऐसा सर्विस डिलीवरी मॉडल है जिसमें आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है या एक आपके पास VM दे देता है, और उस VM के ऊपर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप VM आपको किस तरह से देता है। आप VM के अंदर आपको प्रोसेसर्स, रैम, आपको लोड बैलेंसर, आपको क्या कहते हैं, स्टोरेज, ये आपको सर्विसेज दे देता है। ये VM आपको लोड कर देता है और इस VM को के ऊपर जो है ना आप फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से उनकी मशीन, उनकी मार्केट स्टोर से ले लें, या फिर ब्रिंग योर ओन लाइसेंस करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आ जाएँ और उसके ऊपर इंस्टॉल कर लें। तो ये VM आपकी इस तरह से सर्विसेज आप VM की IaaS सर्विस आपको इस तरह से प्रोवाइड हो रही होती है। ठीक है? अच्छा, PaaS मॉडल क्या होता है? PaaS मॉडल में ये होता है कि आपके पास VM जो प्रोवाइड हो रही होती है, VM जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो आपको VM के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके देता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास प्लेटफ़ॉर्म भी होता है। प्लेटफ़ॉर्म आपके पास होता है, आपके पास एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होती है, ठीक है? VM के साथ एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। अब इसमें कुछ डिफरेंस है PaaS में और IaaS में। वो ऐसे कि यहाँ पर आपके पास VM में OS इंस्टॉल करने के बाद एडमिन राइट्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं होते, ठीक है? तो इस एडमिन राइट्स के डिफरेंस से भी कुछ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी तरफ आती हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये एक डिफरेंस है। अच्छा, SaaS मॉडल क्या है? SaaS मॉडल में ये है कि आपको VM भी नहीं दी जाती, आपको एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन का व्यू भी नहीं दिया जाता। आपको सिंपल जो है वो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी दी जाती है। वो एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ वेब आपको एक्सेसिबल होती है, या कोई एप्लीकेशन API की फॉर्म में आपको एक्सेसिबल होती है, लेकिन वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन एक्सेस दे देते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं ऑफ़िस 365, या आप देखें सी में ना क्लाउड, एक थीम एज़ अ सर्विस, ठीक है? या आपके पास है आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस, या आपके पास कुछ है जो SaaS में आ जाती है एग्ज़ाम्पल, जि जिसमें आपको सिर्फ़ एप्लीकेशन की एक्सेस दी जाती है, बाकी कोई एक्सेस नहीं दी जाती। अब यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, ठीक है? सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर, किसकी, किधर से शुरू होती है? क्योंकि कहीं पर कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपके पास पैस है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर किसी ने एप्लीकेशन अपडेट करनी है? ये किसकी अपडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? और अगर किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है या पैच करना है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये आपको समझना होगा थोड़ा। तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे हुई हुई है। वो है, मैं पहले IaaS के थ्रू आता हूँ। IaaS में ये होता है कि आपको रिसोर्सेस बनाकर दे देते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, लोड बैलेंसर्स या स्टोरेज, वो आपको असाइन करके देते हैं और आप उसके ऊपर VM इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो ये जो VM है, ये VM जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एडमिन प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है? तो आप इस एडमिन प्रिविलेज के थ्रू आप VM इंस्टॉल कर लेते हैं, OS इंस्टॉल कर लेते हैं, OS के अंदर जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो OS हो गया, फिर उसके बाद हो गई एप्लीकेशन, ठीक है? और फिर एप्लीकेशन की पैचिंग अलग से होती है, फिर कोड अलग से होता है इसका, इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल अलग से होता है, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स CIA के अलग से होते हैं। तो ये अलग से है। फिर OS की अलग से चीज़ें होती हैं। OS की अलग से फिर देखें कि OS जो है ना वो उसकी पैचिंग कैसी है, ठीक है? उसके ऊपर जो है ना वो एक्सेस कंट्रोल, एडमिन वगैरह राइट्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है? और फिर उसकी नेटवर्क एक्सेस है,
ये भी चीज़ हो गई, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी कंट्रोल हमें करना चाहिए, ठीक है? सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेशन है ना, वो आती है वीएम पे कि आपकी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस की है, एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन की अपडेट करना, उसको पैच करना, उसको अपडेट करना, उसके ऊपर रोल्स बनाना, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके कोड रिव्यू, उसकी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी और ओएस की भी आएँगी। ओएस भी आपने इंस्टॉल किया, आपके पास एडमिन राइट्स हैं, आप उसकी पैचेस भी मेंटेन करेंगे, आपकी सिक्योरिटी अपडेट्स भी उसके ऊपर मेंटेन करेंगे। बट अगर ओएस से बाहर इंफ्रा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि इंफ्रा से क्या मुराद कि जो सर्वर वीएम है वो आपके पास एक रैक में पड़ी हुई है और वो एक सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है और ये रैक है और ये रैक के अंदर एक स्विच लगी हुई है। ये स्विच जाकर मेन जो है ना वो राउटर के साथ लगती है और राउटर से फायरवॉल पे लगती है और फायरवॉल से आगे इंटरनेट पे जाती है। सो और इसके बाद ये जो रैक है इसके अंदर क्लस्टर बना हुआ है और उस क्लस्टर के अंदर जो है वो आपके पास एक हाइपरवाइजर है मौजूद है। तो ये जो आपकी हाइपरवाइज़र और हाइपरवाइज़र से नीचे वाली बातें हैं, हाइपरवाइज़र से नीचे वाली बातें कौन-कौन सी होंगी? हाइपरवाइज़र हो गया आपका रैक हो गया, रैक के अंदर सर्वर हो गया, सर्वर की केबल्स हो गई, फैसिलिटी हो गई। उसके अलावा जो वहाँ पर लोड बैलेंसर्स मौजूद हैं, वहाँ पर फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आती हैं। उससे ऊपर मतलब हाइपरवाइज़र से ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, वो आपके अंडर आती हैं। वो कौन-कौन सी हैं? ओएस और एप्लीकेशन, ये दोनों चीज़ें आपके अंडर आती हैं। पैस के केस में ये होता है कि आपको एप्लीकेशन ऊपर इंस्टॉल करके दे दी जाती है, तो आपकी बाज़ औक़ात एप्लीकेशन के राइट्स अगर आपके पास हों, तो एप्लीकेशन की अपग्रेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? अगर वो कहते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दी जा चुकी है और आपकी राइट्स नहीं है वहाँ पर, तो आप एप्लीकेशन को अपडेट और उसकी रूल्स जो है ना, वो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? और ओएस तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ओएस आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में आती है। जो एप्लीकेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अ, कोलैबोरेटेड आती है। अगर अगर वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई। अगर वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की ने इंस्टॉल की है तो वो एप्लीकेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी कि वो इसको अपग्रेड करें। सॉरी इनको पैच करें, सिक्योरिटी इसकी मेंटेन रखें। सो इससे अबाव जो बाकी चीज़ें हैं जो कि कौन-कौन सी हैं कोड रिव्यू है, पेन टेस्टिंग है, ठीक है? एक्सेस कंट्रोल है, आरबैक वगैरह, इसके अलावा एन्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएँगी। लेकिन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से नीचे जो है ना ये ओएस ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की अंडर आती हैं। जो सैस मॉडल है इसमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती जाती हैं कस्टमर की, क्योंकि मैंने बताया कि ओएस होगा, इंफ्रा है, फिर ओएस होगा, फिर एप्लीकेशन होगी और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो है ना फिर आपको एक्सेस मिली होगी सिर्फ़। इस एप्लीकेशन की सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ेबिलिटी की एक्सेस मिली, कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप रोल्स बना सकते हैं, ये आपके पास एक राइट होगा। आप एन्क्रिप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आप यूज़र्स बना सकते हैं, आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ, आप उसकी पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, ठीक है? इससे नीचे जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एप्लीकेशन को पैच करना, ठीक है? कोड रिव्यू करना, क्योंकि एप्लीकेशन आपने नहीं लिखी हुई, एप्लीकेशन जो है ना आपने किसी की यूज़ की है, एप्लीकेशन जो है ना आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है। तो ये चीज़ और इसकी पैचिंग सिक्योरिटी पैचिंग करना, फिर ओएस की पैचिंग करना, ठीक है? और उसकी अवेलेबिलिटी जो इश्यूज़ हैं वो इंश्योर करवाना कि वो अवेलेबिलिटी ज़ोन 1 में है, 2 है, व्हाटएवर, ठीक है? वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने सिर्फ़ ये चीज़ें अपने रोल्स, एन्क्रिप्शन इस तरह से और भी फीचर्स होंगे, बट ये कुछ चीज़ें जो आपने इंश्योर करवानी है। इसके अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो ये होती हैं कि आपने कंप्लायंस देखनी होती है कि कंप्लायंस उसकी है कि नहीं है। जैसे अगर आप कहते हैं कि यार सॉक 2 कंप्लायंट होना चाहिए, आप बस आपको ब पीसीआई कंप्लायंट होने चाहिए आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है इसकी कंप्लायंस ये देखने की होनी चाहिए। तो ये आपने अगर इंश्योर करनी है ना, तो आपने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में उनसे बात की होगी कि यार ये आप इंश्योर्ड हैं कि नहीं है। अगर ये आप सॉक 2 पीसीआई कंप्लायंट हैं,
तो फिर आप जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ना उसकी भी कंप्लीट आप टेस्टिंग वगैरह करके आप देखते हैं कि सॉक 2 और पीसीआई के रूल के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन डिलीवरी भी सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है आपके पास आपने देखनी होती है इसकी डाटा, सॉरी, डाटा डाटा की रिटेंशन। डाटा की रिटेंशन के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि डाटा कितने टाइम तक आपके पास पड़ा रहेगा और वो डाटा कितने टाइम बाद आप अपनी मर्जी से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऐसा की फैसिलिटी देता है, या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपनी मर्जी के मुताबिक कहता है कि ये डाटा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ये डाटा हमारे हमारे पास ही होगा और ये हम डिलीट नहीं कर सकते, ये आप राइट नहीं आपके पास ये बात करने का। तो ये टर्म्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में आती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में। आई होप ये थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया होगा कि मतलब ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं, आज आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आ सकते हैं कि वो आपसे पूछेंगे कि पैचिंग करना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी पैचिंग करना, कोड रिव्यू करना, पेन टेस्टिंग करना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीसीआई कंप्लायंस वगैरह किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेशंस को भी करना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। अच्छा, आगे डेटाबेस सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर की एक टॉपिक था, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन है। तो डेटाबेस सिक्योरिटी में दो अटैक्स यहाँ पर मेंशन है। डेटाबेस सिक्योरिटी डिटेल में हम लोग डोमेन 8 में भी कुछ टॉपिक्स इसके अंदर कवर करें। डेटाबेस सिक्योरिटी को ज़्यादा टच नहीं किया गया, ये सिर्फ टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। सो ये चीज़ें वहाँ रिपीट होंगी दोबारा से। तो कुछ चीज़ें एक डोमेन के अंदर जो मेंशन है वो दोबारा दूसरे डोमेन के अंदर रिपीट भी हो रही हैं। तो ये ये टॉपिक जो ना रिपीट दोबारा होगा डोमेन 8 के अंदर। तो बट यहाँ पर एक टच है, ताकि ये कि दोबारा जब रिवाइज करूँगा मैं बताऊँगा, तो उस केस में आपको थोड़ा ये बेहतर समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। डेटाबेस सिक्योरिटी में इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप सिक्योरिटी इंश्योर करवा सकते हो। बट ये वो टेक्निक है जो बुक ने मेंशन की है, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग इसे पढ़ लें या देख लें। अच्छा, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता होगा। डेटाबेस आपके पास डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये डोमेन 8 में कवर्ड है, लेकिन ये कुछ टाइप्स हैं डेटाबेस की, और डेटाबेस को एक्सेस करने के तरीके होते हैं, जिसमें एक्सेस करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। जैसे एसक्यूएल आपके पास है एक लैंग्वेज जिसको यूज़ कर सकते हैं, और एसक्यूएल के अंडर फिर फर्दर लैंग्वेज टाइप होती हैं। कंट्रोल लैंग्वेज होती है, डाटा लैंग्वेज होती है, जैसे डाटा मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, या डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। अम, ये मतलब एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डेटाबेस किस तरह से होते हैं। डेटाबेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। ये भी डोमेन 8 के अंदर कवर्ड है। बट ऑल इन ऑल डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है। तो डाटा स्टोर करके उसकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसमें उसकी सिक्योरिटी में कुछ जो दो फ्लॉज हैं, वो जो बड़े फ्लॉज हैं जो कि हमेशा डेटाबेस डिज़ाइनर्स या डेटाबेस डेवलपर्स को एड्रेस करने चाहिए, वो है एग्रीगेशन और इन्फ्रेंस। एग्रीगेशन इन्फ्रेंस को ऐसे समझते हैं, आपके पास एक फ़ोन बुक मौजूद है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप फ़ोन बुक में एबीसी का फ़ोन नंबर मुझे बता दें। ठीक है, अब आप मुझे ये बता देते हैं, अब मैं आपको कहता हूँ कि नहीं आप मुझे सारी की सारी फ़ोन बुक ही दे दें, या मैं आपसे सारी की सारी फ़ोन बुक खुद ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन कहलाएगी उसमें। ठीक है, मेरा राइट है कि मैं आपसे एक एक नाम पूछ सकता हूँ, एक बंदे का नाम पूछ सकता हूँ, आप फ़ोन नंबर से मुझे उस बंदे का नाम के अगेंस्ट फ़ोन नंबर बता सकते हैं, यार ये फ़ोन नंबर है इसका। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं ए बी सी का भी बता दो, डी ई एफ का भी बता दो, जी एच का भी बता दो, ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, सी डी बंदा, सब बंदों को बता दो। ठीक है, तो ये हो गया कि आप सारी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फ़ोन पे का ये डेटाबेस है मैंने बताया, और उस डेटाबेस के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, कॉन्टैक्ट ए, बी और सी और डी। ठीक है, अच्छा, अब आपने कहा हुआ है कि यूज़र जो है ना एक वक़्त में सिर्फ़ ए की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बी की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, ठीक है, या लेकिन एक एक ही यूज़र जो है ना इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये नहीं ले सकता डेटाबेस की। ठीक है, ये अगर सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र के पास आ जाती है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन जो है वो एग्रीगेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इन्फ्रेंस क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर
इन्फरेंस जो होती है वो होती है रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन, बोलते हैं इन्फरेंस। तो रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन क्या है, वो ये है कि आपके पास मल्टीपल डाटा आपके पास इकट्ठा हो गया है, और आप अभी इसमें से डाटा को पढ़ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसमें से आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कंक्लूजन ड्रॉ करने के प्रोसेस को आप इन्फरेंस बुलाते हैं। डाटा के कलेक्ट हो जाने को एग्रीगेशन बुलाते हैं। इसको बुक में कैसे लिखा हुआ है, वो इससे लिखा हुआ है कि जब आपके पास बहुत सारे लो सिक्योरिटी कंपोनेंट कलेक्ट होके कलेक्टिवली कोई हाई सिक्योरिटी लेवल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस प्रोसेस को एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस क्या लिखा हुआ है, इन्फ्रेंस लिखा हुआ है कि cause of aggregation is called inference, या inducing the information as a result of aggregation is called inference। ये बुक की डेफिनेशन है, बट जो इसका इसको समझने का तरीका वो ये है कि अगर आप बहुत सारे लो सिक्योरिटी लेवल के कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लें एक जगह पर, और उससे जो इंफॉर्मेशन मिले और उस इंफॉर्मेशन की कलेक्टिव जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन लेवल से हाई हो, तो ये एग्रीगेशन अटैक कहलाता है। और इन्फरेंस अटैक ये होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन से कुछ प्रिडिक्ट कर लो। ठीक है, अब इसको रोका कैसे जा सकता है इसको रोकने का तरीका एक है कंटेंट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सेल सप्रेशन, नॉइस एडिशन। ये कुछ तरीके हैं जिससे तरीका कर सकते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से कैसे कर सकते हैं, कंटेंट बेस्ड कंट्रोल एक्सेस से ऐसे कर सकते हैं एग्रीगेशन को प्रिवेंट, कि हम लोग देखते हैं कि एक यूजर को हमने कहा हुआ है कि वो ए बी और सी ये कंटेंट्स अगर एक्सेस करना चाहता है तो अलाउड, इसके अलावा कुछ भी हो तो डिनाई करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यूजर की रिक्वेस्ट में उसके उसकी रिक्वेस्ट को पढ़ा, यानी कि उसकी कंटेंट को पढ़ा कि वो कौन सा कंटेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, और उस कंटेंट की रिक्वेस्ट की बेस पे हमने सिस्टम को बताया कि ए बी सी में से कोई एक हो तो वो रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करना पॉजिटिवली, अगर नहीं हो तो फिर हमें बताना होगा कि दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ताकि एग्रीगेशन जो है ना वो ना बन सके। अब यूज़र जो है ना वो ए बी सी डी को डायरेक्टली जो है ना वो तमाम के तमाम डाटा को एक ही वक्त में फैच नहीं कर सकता। ठीक है, एक ये रूल हो सकता है। दूसरा रूल ये हो सकता है कि यूज़र जो है ना ए और सी को नहीं दे सकता, बी और डी को बस मैक्सिमम दे सकता है, और यही उसकी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन राइट में मौजूद है। ठीक है, कंटेंट बेस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये होता है कि यूज़र ने कोई डाटा रिक्वेस्ट किया और वो था ए, फिर यूज़र ने रिक्वेस्ट किया वो था डाटा बी, फिर उसने सी किया। तो देखो पहले ए से बी पे उसने देखा, बी से फिर सी पे किया, फिर सी से डी पे देख लिया, तो उसने एक सीक्वेंस बना ली, और सीक्वेंस से वो समझ सकता है कि यार ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं डेटाबेस में, कि अगर यूज़र ने टेबल वन एक्सेस किया है, फिर टेबल टेबल ए एक्सेस किया है, फिर टेबल बी एक्सेस किया है, तो टेबल सी फिर एक्सेस नहीं कर सकता वो, क्योंकि टेबल सी उसने एक्सेस कर लिया तो फिर वो इन्फरेंस अटैक हो जाएगा। तो हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा कि यूज़र ने ए बी और सी, ए बी सी नहीं कर सकता, वो ए बी और डी कर सकता है फॉर एग्जाम्पल, या डी बी और ए कर सकता है, ये सीक्वेंस कर सकता है, यानी कि ए बी और डी सीक्वेंस अलाउड, और डी बी और ए सीक्वेंस अलाउड, लेकिन ए बी और सी सीक्वेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो क्लासिफाइड है। और इस तरह से ए बी सी डी इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये भी क्लासिफाइड है। तो वो इन सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ये सीक्वेंस अलाउड है ए बी और डी। हम ये क्लासिफिकेशन इस तरह से करके ना, मतलब इस तरह से करके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो ना हम इन्फ्लुएंस अटैक को रोक कर सकते हैं, कि हम कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस कर रहे हैं अपने कंट्रोल के अंदर। अच्छा, फिर होती है सेल सेपरेशन।
सेल सेपरेशन ऐसे होती है ना कि सेल सेपरेशन ऐसे होती है कि आपने टेबल बनाया एक, इस टेबल के अंदर से फॉर एग्जांपल कॉलम 1 है, ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है। से फॉर एग्जांपल कॉलम बी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है सैलरी, इसमें एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और इसमें एड्रेस लिखा हुआ है एम्प्लॉय का, इसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है एड्रेस एम्प्लॉय का। तो ये जो सैलरी है ना, इसको हम लोग टोकनाइज कर लेते हैं या इसको हम सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जब यूज़र ए एक्सेस करेगा ना इसको, तो इसको ये वाला जो कॉलम है नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ कॉलम ए, सी और डी कॉलम दिखेगा। तो ये सेल सेपरेशन एक तरीका है जिसके ज़रिए आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है हाइड कर सकते हैं चीज़ें। फिर एक तरीका, अगर आप इस तरह से यूज़र बी एक एक्सेस करेगा ना, यूज़र बी के लिए हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना सही से फॉर एग्जांपल ऑथराइज़्ड होके वो देख सके और शायद ये इंफॉर्मेशन वो ना देख सके। ठीक है? या फिर ये सारी इंफॉर्मेशन वो देख सकता हो। हम ये इस तरह से करके ना सेल सेपरेशन किसी यूज़र के ऊपर लॉक कर सकते हैं और वो डेटाबेस में टेबल के ऊपर हम ये एक कंट्रोल लगा सकते हैं। फिर एक और मैंने लिखा था इसमें सेल सेपरेशन के बाद नॉइस एडिशन। नॉइस एडिशन एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अ, नॉइस एडिशन एग्ज़ाम्पल ऐसी होगी कि आपके पास एक शिप का नाम है, लोकेशन है और उसके बाद उसकी फंक्शन है। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल शिप का नाम लिखा हुआ है शिप एक्स, की लोकेशन है से फॉर एग्ज़ाम्पल कराची और अब वो फंक्शनलिटी उसकी क्या है कि वो वो एक क्या कहते हैं वेपन डिलीवरी शिप है। ठीक है? अब एक यूज़र जो है उसने डेटाबेस को एक्सेस किया और डेटाबेस में लॉगिन किया और वो डेटाबेस वो जो है असल में डेटाबेस पे उसने इसलिए लॉगिन किया क्योंकि उसका फंक्शन था कि उसने शिप के अंदर शिप शिप की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई राशन वगैरह भेजना है। ठीक है? अब उसने चेक करना है कि शिप की लोकेशन कहाँ पर है। शिप की लोकेशन अभी कराची में है से फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? और से फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी अंदर जो है ना एक और सेल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन से फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से वो से फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीया जाना चाह रहा है। ठीक है? तो अब ये एक मतलब उसकी डेस्टिनेशन है। अब ये डेस्टिनेशन उसके लिए लिखी हुई है और उसकी लोकेशन अभी लोकेशन कराची लिखी हुई है। तो वो इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करके कराची के लिए ना 200 एम्प्लॉइज़ के लिए जो ना राशन की का ऑर्डर भेज देता है। ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई है लेकिन अभी डेस्टिनेशन भी उसे पता हुआ है। लेकिन डेस्टिनेशन लिखा हुआ है केएसए। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन में ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे देखें, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को करप्ट कर सकते हैं फॉर सर्टेन रूल्स। फॉर एग्जांपल ये रोल एक है कैप्टन का रोल था और ये कैप्टन रोल जो है वो एक प्रोजेक्ट ए एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका काम है कि वो इस फंक्शन इस राशन जो है ना इस शिप के लोगों को भेजे। ठीक है? अब एक और है कैप्टन बी, ये अ, इसका काम है कि ये इन्वेंट्री को मैनेज करे और मतलब जो वेपन इन्वेंट्री है उसको मैनेज करे। तो इसके लिए अभी लोकेशन यही यही सेल होगा लेकिन इसमें यहाँ पर लोकेशन जो है ना उसको आ रही होगी से फॉर एग्जांपल कोई कोई और लोकेशन से फॉर एग्जांपल जापान। ठीक है? अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर होती है कि ये शिप जो है ना कराची से जापान जा रहा है फॉर सम काइंड ऑफ अटैक या व्हाटएवर। ठीक है?
तो ये इंफॉर्मेशन हमने हाइड करनी है। तो इधर जब ये कैप्टन बी लॉगिन करेगा इसी डेटाबेस के ऊपर, इसी टेबल को एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर उसके लिए जापान लिखा होगा, कराची नहीं लिखा, KSC नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हमने जो कैप्टन ए है इसके लिए इंफॉर्मेशन अलग रख के इंफॉर्मेशन हाइड कर दी, ताकि वो और एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना ले सके। इस तरीके से भी हम लोग डेटाबेस के अंदर नॉइस या मतलब डमी डाटा ऐड करके हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई और यूज़र उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर ले। इन्फ्रेंस सेल सेपरेशन मैंने बताया, जिस तरह से पार्टीशनिंग का मैंने बताया, पार्टीशनिंग का सॉरी नहीं बताया, नॉइस का बताया था। पार्टीशनिंग का ये कि आपके पास जो डेटाबेस है उसको आप दो आप स्प्लिट कर लेते हो इनटू इनटू पार्ट्स। ठीक है, और उसकी एग्रीगेशन तब होती है जब आप क्लासिफिकेशन को मीट करते हैं या क्लियरेंस लेवल को मीट करते हैं, तो उसके बाद आपकी क्लास जो ना वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्चुअली फैच होती है और आप उसको डिस्प्ले करके व्यू में देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर कोई कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी मौजूद हो, वो एम्बेडिंग सिस्टम कहलाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स की दो कैटेगरीज हैं हमें। एम्बेडेड सिस्टम की दो कैटेगरीज हैं। एम्बेडेड सिस्टम की क्या डिफिनेशन है? मैंने बताया कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंप्यूटिंग सिस्टम मौजूद हो, वो एम्बेडेड सिस्टम कहलाते हैं। इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी के सिस्टम्स भी आते हैं जो कि फिक्स्ड ओएस के साथ आते हैं। आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते और ना उसको अपडेट कर सकते हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकते आप। वो जिस तरह से सेटअप के साथ शिप हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से, आप उसी तरह से उसको यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि पुराने ज़माने के भी जो कार के अंदर जो रिकॉर्डिंग या टेप सिस्टम्स मौजूद थे, ये दूसरी एग्जांपल है इसकी। जैसे पुराने ज़माने में VCR आया करते थे, और VCR के अंदर जो आपके पास कुछ बटन्स डिफाइन होते थे, और उन बटन्स के फंक्शंस डिफाइन होते थे, और वो चेंज नहीं हो सकते थे, और सिर्फ वो उन्हीं फंक्शनलिटी के साथ काम करते थे। तो इस तरह से जो सिस्टम्स हैं ये आपके पास कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स कहलाते हैं। इनके अंदर दो मेन कैटेगरीज आती हैं, एक है आपके पास IoT और एक है SCADA सिस्टम्स। SCADA नहीं यूज करता मैं वर्ड, इधर कहता हूँ इसको इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर फिर आपके पास आते हैं PLCs और SCADA सिस्टम्स। ये दो कैटेगरीज हैं, हम इन दोनों को देखेंगे, लेकिन ये एम्बेडेड सिस्टम्स की टाइप्स हैं जो कि मतलब अभी आते। इसमें जो तीसरी कैटेगरी है मैंने जो पुरानी बताई है कि जो ऐसे सिस्टम जो कि फिक्स्ड होते थे, जिनको आप अपडेट भी नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज भी नहीं कर सकते, रिकन्फिगर भी नहीं कर सकते, जो कि अभी पुराने हो चुके हैं। और अभी ये भी है कि शायद मैं तो नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर ट्राई काम किया जा रहा है कि ये एम्बेडेड सिस्टम्स भी ना आप इंटरनेट पे लेकर आ जाएं और वो IoT के अंदर डाल दें। ठीक है, लेकिन IoT फुल फ्लैश आपके पास एक नया कोई डिवाइस है, और उसके अंदर सेंसर्स आप लगा के उसको आप पोर्ट करते हैं टू इंटरनेट। ठीक है, ऐसा डिवाइस आपके पास IoT डिवाइस कहलाता है। ठीक है, अब IoT की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो आपको एटलीस्ट पता होगा। अभी स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्मार्ट ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें आपके पास ऐसी चीज़ें जो कि जिनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, वो आपके पास IoT कहलाती हैं। अ, अभी तो ऐसे ऐसे भी हो गया कि आपके पास ग्रिड स्टेशंस भी आ गए हैं, विंड मिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक नाम बताता हूँ, शाउडिंग। ठीक है, ये एक डेटाबेस है IoT का। दुनिया में कोई भी IoT जो बनती है और उसको इंटरनेट पे ले आते हैं ना, तो ये एक जिस तरह से गूगल एक सर्च इंजन है ना,
जो कि आपकी वेब पेजेस को सर्च करके आपको उसकी प्रायोरिटाइजेशन करके आपको सर्च के रिजल्ट देता है। शाउडन आईओटी का डेटाबेस है। आप इस पे आईओटी के डेटाबेसेस सर्च कर सकते हैं, सॉरी आईओटी सर्च कर सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस सर्च कर सकते हैं। ये कौन से डिवाइस होते हैं? जो कि से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई फ्रिज लगी हुई है और आपने फ्रिज को इंटरनेट पे डाल दिया है। फ्रिज के अंदर सेंसर लगा हुआ है जो आपके फ्रिज की सारी फंक्शनलिटी दे रहा है, और वो आपने राउटर के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया और वाईफाई पे पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और पोर्ट फॉरवर्ड करके आपने ऑफिस से जाकर फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपके पास IoT डिवाइस जो इंटरनेट के ऊपर आ चुका है और अभी आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो शाओडन है, ये इस तरह से आपकी जो ना वो अ, दुनिया में जब भी कोई इंटरनेट डिवाइस कनेक्ट होता है, कोई आईओटी डिवाइस कनेक्ट होता है, तो ये उसकी जो ना असेसमेंट करके बताता है कि यार वो डिवाइस नेट पे आ गया है, नहीं आया, उसका ये आईपी एड्रेस है, उसके ऊपर ये ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता है। इवन कि लोगों के कैमरास, लोगों ने कैमरास लगाए हुए हैं, किसी ने जो है ना वो ग्रिड स्टेशन जो है ना वो लगाया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है, उसके लिए यूज़र ने पासवर्ड जो है ना बगैर कोई स्क्रीन लगाई हुई है, किसी ने रिमोट डेस्कटॉप खोला हुआ है और सिस्टम का बहुत सारी चीज़ें आपको इस डिवाइस के ऊपर दिखी हुई इस एप्लीकेशन के ऊपर अ, दिखा दिखा मिल जाएंगी। ये फ्री भी इसकी सब्सक्रिप्शन मौजूद है, और इसकी मेरे ख्याल में एक एक पेड सब्सक्रिप्शन भी है। मेरे ख्याल फॉर लाइफ ये बेचते हैं, $15 $20 की, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो आप लेकिन फ्री पे भी ना बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यार आईओटी डिवाइसेस जो नए कनेक्टेड हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा आईओटी की जो क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आगे भी दिखाता हूँ कि स्लाइड्स हमारे पास पड़ी हैं कि नहीं पड़ी इसके हवाले से। इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं है, मैं आईओटी का यहीं पर ही बता देता हूँ आपको कि आईओटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, आईओटी की जो पहली मेन चीज़ होती है ना, वो उसकी होती है अथेंटिकेशन इश्यूज। बाज बाज ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी मतलब अथेंटिकेशन मॉड्यूल बना नहीं होता, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। वो आप शाउडन पे लॉग इन करें, आपको पता चलेगा बहुत से डिवाइसेस लॉग इन है। वो आप देख सकते हैं, लोगों के घर देख लें, लोगों के घरों के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, वो उन्होंने ऑनलाइन किए हुए हैं। आ, कुछ लोगों का जो ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम चल रहा होता है आईओटी डिवाइस पे, वो उन्होंने ऑनलाइन किया होता है। तो आप वो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें बाद में ऑथेंटिकेशन डिवाइस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है, इनका प्रॉब्लम वो होता है इनके अंदर जो ना इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम होते हैं, इंक्रिप्टेड डाटा नहीं भेजते। अ, और इस वजह से डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अम, इसकी एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे जहन में एक आ रही है, स्मार्ट टीवीज आजकल आ गए हैं। आप वो देख लें कि स्मार्ट टीवी भी अभी आ गए हैं। आप टीवी को इंटरनेट पे लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर यूट्यूब देख सकते हैं, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा उसको एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी अभी ऐसा डिवाइस बन चुका है। अभी टीवी ऐसा डिवाइस बन चुका है कि वो अभी ये सारे काम कर सकता है। तो पहली चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन, दूसरी चीज़ होती है इंक्रिप्शन की इनमें कमी होती है। अगर ऑथेंटिकेशन है तो वो इंक्रिप्शन नहीं होती है उसके अंदर। फिर तीसरी चीज़ होती है अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स का ना होना। जब आप इसको प्रॉपर्ली पैच नहीं करते तो पैच ना करने की वजह से उसके अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, और वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जांपल टीवी की मैंने इसलिए दी कि आई बिलीव सैमसंग टीवी के जो ना टीवी हैक हुए थे, जितने भी यूएस में, आई बिलीव, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन अब स्टोरी एक बहुत ही हॉट स्टोरी थी, 2-3 साल पहले चली थी कि सैमसंग के जितने भी टीवी थे वो सारे के सारे हैक मतलब हैक हो गए थे यूएस में, वो जितने लोगों के साथ भी थे। और ये क्या था, ये वही चीज़ थी कि आईओटी था, आईओटी डिवाइस है ये, और आईओटी डिवाइस होने की वजह से इनके ऊपर जो ना वो ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स नहीं थे। इजीली जो ना आप उसको आप पोर्ट फॉरवर्ड की हुई, या पोर्ट फॉरवर्ड करके कोई भी बंदा जो ना उसके ऊपर एक्सेस कर रहा है। जो टीवी है उसके अंदर कैमरा भी है, उस कैमरे से जो ना लोग इनसाइड दी होम एक्टिविटीज़ जो ना वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये चीज़, इस तरह की चीज़ जो ना स्मार्ट सैमसंग टीवी में एक वल्नरेबिलिटी निकली थी। तो अपडेट अगेन इज दी सॉल्यूशन।
क्या प्रॉपरली पैचेस अपडेट करते रहें। तो अभी हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल को देखते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। मैं देखता हूँ कि ब्रेक हम ले सके तो अ, मेरे ख्याल में एक नमाज की ब्रेक ले लेते हैं 4:10 पे, सॉरी 4:25 पे हम चलो वापस आएंगे और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से। ओके सर।
जी, अमान भी आप वापस आए? जी सर, मैं इधर ही हूँ। जी, ठीक हो गया, शुरू कर लेते हैं फिर। अच्छा, सेकंड चीज़ कैटेगरी जो मैंने बताई थी वो थी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि जिसके अंदर कुछ कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, और वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट में कोई फिजिकल डिवाइस या फिजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल जितनी भी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह, इनमें आपको आईसीएस डिवाइसेस कॉमनली मिलेंगे। इसके अलावा अभी आपको जेल्स में, एयरपोर्ट सिस्टम्स में, रेलवे ट्रैक सिस्टम्स में, यहाँ पर ये कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं। बॉयलर सिस्टम्स में बाकी आपको वेल नोन, अगर सिक्योरिटी फील्ड के साथ अटैच हैं तो आपको स्काडा का नाम, नोकिया के स्काडा सिस्टम्स का नाम, ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स के साथ आपको कहीं ना कहीं सुना हुआ नजर आएगा। स्टक्सनेट वायरस जो स्ट्राइक हुआ था 2014 में, आई बिलीव 2012 में, जिसमें ईरानियन जो न्यूक्लियर प्लांट था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ था। तो स्काडा सिस्टम्स वहाँ पर भी आपको, बॉयलर सिस्टम है वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और फिजिकल डिवाइसेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनमें एक होता है आपके पास पीएलसी कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपके फिजिकल डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है थ्रू थ्रू सम इंटरफेस। मोस्ट प्रोबेबली ये एक RS-232 इंटरफेस होता है जिसके थ्रू ये फिजिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। से फॉर एग्जांपल आपने रेलवे ट्रैक सिस्टम्स को कंट्रोल करना है, तो आपके पास एक पीएलसी होगा जो कि उस रेलवे ट्रैक्स की किसी कंट्रोल पावर कंट्रोल सिस्टम के साथ लगा होगा, और वो उसको उसकी मैनुअल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये पीएलसी है। फिर इसके साथ फिर एक ऑप्शन होती है, ये पीएलसी डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेस के साथ कनेक्ट हो जाए, HMI, या फिर किसी सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाए जो कि मल्टीपल सीम काइंड के डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा हो, जिसको डीसीएस बोलते हैं। तो डीसीएस आपके पास मल्टीपल पीएलसीज को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और फिर जो डीसीएस है, ये डीसीएस किसी एक प्लांट या प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर बहुत सारे डीसीएस जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ओवर द वैन लिंक वैन लिंक, तो इसको आप स्काडा बोलते हैं। स्काडा एक नेटवर्क ऑफ डीसीएस डिवाइसेस आप बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ पीएलसीज या नेटवर्क पीएलसी या डीसीएस डिवाइसेस को आप स्काडा बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो है ना, आपके पास जो टोपोलॉजी या आपके पास जो वर्किंग होती है वो इस तरह से यूज होती है। मेन आपके पास होता है, आपके पास पीएलसी होता है, और वो पीएलसी आपके पास एक आप उसे बोल सकते हैं कि वो एक आपके पास एक सेंसर, या उसको आप एंड पॉइंट बोल सकते हैं, जिसके जरिए वो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है टू ए फिजिकल सिस्टम। वो फिजिकल से हमारे एग्जांपल में मैंने रेलवे ट्रैक बताया कि हमारा फिजिकल सिस्टम है, और उसके साथ एक पीएलसी आपके पास पावर कंट्रोल सिस्टम के साथ लगा हुआ है, और वो आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है फिजिकल सिस्टम, जिसके जरिए आप ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पावर सिस्टम है, ये पावर सिस्टम फिर आपको मल्टीपल सिटीज के से फॉर एग्जांपल या मल्टीपल ट्रैक्स के कनेक्ट होके आपके पास एक डीसीएस पे लगते हैं। और वो डीसीएस आपके पास डैश बोल सकते हैं, उसको डाटा एक्विजिशन सर्वर बोल सकते हैं। ये जो ना आप तमाम मतलब ट्रैक्स की कलेक्टिव जो है ना आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है। और फिर ये सारे जो डीसीएस सिस्टम्स हैं ये फिर कनेक्टेड होते हैं टू सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम या एचएमआई, जिसको यूजर स्टेशन बोलते हैं। और ये यूजर स्टेशन फिर जो है ना, आप इसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, या फिर इसको मैनेजमेंट सर्वर कहते हैं। ये वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं कि कौन सा ट्रैक कितने बजे जो है ना चेंज होगा, और कौन सा ट्रैक जो है ना कितने टाइम के लिए जो है ना आपने इंटैक्ट रखना है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं, स्केड्यूल भी डालते हैं, फिर ये स्केड्यूलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना ओवर द नेटवर्क होती हैं। और ये जो आईसी डिवाइसेस हैं इनके अंदर ये चीज़ डाली गई थी, ये डिवाइस, ये जो चीज़ें थी, ये नेटवर्क से, ये इंटरनेट से अलग होके काम करती थी। ये मतलब आप इनको, इनके जो प्रोटोकॉल्स थे ये भी प्रोप्राइटरी होते थे, और प्रोप्राइटरी होने की वजह से ये नेटवर्क से काफ़ी टाइम तक अलग रहे। और अभी चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बदल रही है कि ये इन चीज़ों को इंटरनेट पे आना पड़ रहा है अभी। और आप यही प्रोटोकॉल्स जो कि सिक्योरिटी को देख के बनाए नहीं गए थे, ये अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को देख के बनाए गए थे। सो
यही चीज़ जब इंटरनेट पे आ रहे होते हैं तो इंटरनेट पे आके एक सिक्योरिटी पोस्चर, एक सिक्योरिटी वीकनेस प्रेज़ेंट करते हैं। और वो क्या होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर सिक्योरिटी रेडीनेस नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये बड़ी सेंसिटिव लोकेशन पे लगे होते हैं और जहाँ पर ये लगे होते हैं वो जो ओनर होता है इस सिस्टम का, वो आपको हाथ भी लगाने नहीं देता, वो इसको अपडेट करने भी नहीं देता। तो पैचिंग के बड़े इश्यूज़ होते हैं इसके। तो पैचेस आपके 5 साल बाद, 8 साल बाद कहीं न कहीं एग्रीमेंट में मैनेजमेंट के साथ आके भई इसकी पैच इंस्टॉल करने हैं। और जब आप पैच इंस्टॉल करने चाहेंगे तो आपको फिर प्रेशर फ़ील करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइज़ेशन में कि ये आप क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं? इससे आउटेज आ जाएगी, डाउन टाइम आएगा, बॉयलर बंद हो जाएगा, प्लांट बंद हो जाएगा, प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो या ये चीज़ें इस वज़ह से ना इनकी जो अपडेट है ना ये चैलेंजिंग टास्क होती है। और सिक्योरिटी अपडेट इसलिए करनी होती है क्योंकि इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, फॉर विद द टाइम जो है ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट करना पड़ती है। तो ये करते नहीं हैं तो ये एक लूप होल्स बन जाते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये प्रोप्राइटरी हैं तो इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को ढूँढने के लिए कम्युनिटी को सिर्फ़ जो है ना वो एक एक छोटा-सा रास्ता, एक चांस चाहिए, कहीं से उनको ये प्रोटोकॉल्स फ्लाइंग ओवर द इंटरनेट मिल जाए, तो वो वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ लेते हैं। तो ये प्रोप्राइटरी होने की वज़ह से इनमें फ़ॉल्ट, इनमें फ्लॉज़ हैं। दूसरी और तीसरी चीज़ ये कि ये वैन के ऊपर और नॉर्मली इनकी कम्युनिकेशन जो है ना, वैन जो है ना उसका रेडियो लिंक होता है और रेडियो लिंक के ऊपर एन्क्रिप्शन भी नहीं होती और ये वो फ्री विदाउट प्लेन टेक्स्ट जो है इनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं जिसकी वज़ह से ये SCADA सिस्टम्स ज़्यादा थ्रेट पोज़ करते हैं टू द ऑर्गनाइज़ेशन। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप प्रॉपर अपडेटिंग, पैचिंग प्रोसेस फॉलो करें, प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल फैसिलिटी का सिस्टम्स का रखें, एन्क्रिप्शन को इंश्योर करवाएँ, जो कि रेडियो कंट्रोल लिंक्स के ऊपर जो है ना वो रिकमेंडेशन है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली रखें कि ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट हों और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स को जो है ना यूज़ ना करें और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को जो है ना यूज़ करके प्रोटोकॉल्स की कम्युनिकेशन को इंश्योर करवाएँ जैसे-जैसे इंटरनेट पे आते हैं। तो सिक्योरिटी को इस तरह से बिल्डअप की करनी करना मतलब ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ वेंडर्स भी हैं जो कि इस तरह के आईपीएस आईडी सॉल्यूशंस बनाते हैं जो कि स्काडा के स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। मुझे भी नाम याद नहीं है लेकिन वेंडर्स हैं जो कि आईपीएस सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक स्काडा प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड सेक्शन कवर होता है और यहाँ से हम लोग क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और इसकी हिस्ट्री पहले देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी कहाँ से शुरू